हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आज के अनदर इंपॉर्टेंट वन शॉट में, जो कि बेस्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। कई बच्चों को ना इसमें बहुत सारे डाटा आते हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझ आते कि सर इन चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा, सर ये तो बहुत बोरिंग है। तो भाई डरने की बात नहीं है। आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे कंप्लीट एक एक लाइन एनसीईआरटी की कंप्लीट करने वाले हैं। और जिन्होंने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं कर दिया, कर दो भाई, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल नीट का, आपका बोर्ड्स का, एक एक चीज, प्री पीवाईक्यू, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है सब कुछ मैं बताने वाला हूं भाई। पूरा सिलेबस टिप्स पे करा दूंगा। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट 100 मार्क्स ले चुके हैं मेरे, अब तुम्हारी बारी है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जरूर कर दो, बटन दबा दो ताकि हर चैप्टर की अपडेट आपको आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बच्चों, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बने, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों वैरायटी। तो बच्चों भगवान ने ना जाने कौन कौन सी वैरायटी भाई अर्थ पे बना रखी है। इतने तरह के प्लांट्स हैं धरती पे, इतने तरह के एनिमल्स हैं, हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट शायद हम तो अपने आसपास के एरिया की भी सारे इंसेक्ट, सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स को स्टडी ना कर पाए। लेकिन भगवान ने भाई पता ही नहीं क्या क्या कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए हैं। तो बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मौजूद हैं, अर्थ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यस बच्चों, जो टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are present on earth, which are living on earth is called biodiversity। और ये जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी ये दी थी बच्चों एडवर्ड विल्सन ने। ई का मतलब है यहाँ पे एडवर्ड विल्सन साहब थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म हमारी डिस्कवर की थी। तो सबसे पहला टॉपिक करते हैं और पहला ही टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें तीन टाइप हैं बच्चों मेन बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना उसकी बात ही कुछ हो रहा है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो देके जाएगी आपको पक्का मार्क्स भाई। इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है भाई? वो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। बच्चों जेनेटिक लेवल पे जो वैरायटी है, जीनस लेवल पे जो वैरायटी है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। कैसे? जैसे आम है, मैंगो है। अब मैंगो तो मैंगो ही है ना, लेकिन आप जब गर्मी आती है तो मैंगो कितनी तरह के देखते हैं मार्केट में, बहुत तरह के। कोई जिससे शेक बनाते हैं, जिससे अचार बनाते हैं, जो सक करके खाते हैं, अलग अलग, लंगड़ा आम, तोता आम, दशहरी आम, अलग अलग तरह के आम आते हैं, है तो आम ही ना। तो ये बच्चों आम लेवल पे जो वैरायटी है दैट इज बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल बच्चों इंडिया में याद रखना भाई, तीनों एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। आपने तो 3-4 तरह का, 5 तरह का आम खाया होगा भाई। डू यू नो 1000 तरह का आम है भाई हमारे देश में। बच्चों ये तो कुछ भी नहीं। अगर राइस की बात करें तो तबाही है भाई। 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन किस्में, 50,000 डिफरेंट किस्में पाई जाती है बच्चों राइस की हमारे देश में। और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एक प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, मेडिसिनल प्लांट है बच्चों ये। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट एक ड्रग मिलता है। ड्रग का नाम और प्लांट का नाम भूल मत जाना गलती से भी। प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, वोमिट नहीं हो रही, नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। जिससे बच्चों रीजरपाइन ड्रग मिलता है। क्या? रीजरपाइन ड्रग मिलता है। अब बच्चों रीजरपाइन ड्रग में वेरिएशन देखी जाती है, किस चीज में? पोटेंसी में और कंसंट्रेशन में। बच्चों जैसे यहाँ का सपोज करो जो भांग है और हिमाचल की भांग है, बच्चों है तो भांग ही लेकिन दोनों का नशा अलग अलग होगा। तो ऐसे ही बच्चों जो रिजरपाइन है ये हिमालय रीजन में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय रीजन में। कौन से प्लांट से? रोवोल्फिया वोमिटोरिया से। तो इसका बच्चों कंसंट्रेशन और इसका इफेक्ट में वेरिएशन देखी जाती है। तो बच्चों ये है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, स्पीशीज डाइवर्सिटी की। तो नाम से ही पता लग रहा है जो स्पीशीज लेवल पे वेराइटी होगी, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल है बच्चों, आपको पता है जो वेस्टर्न पार्ट्स है ना इंडिया का, लाइक महाराष्ट्र, ये वाला जो साइड हो गया, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है, सॉरी वो तो साउथ में चला गया। जो महाराष्ट्र साइड है, पुणे वगैरह आप देख लो, मुंबई वगैरह,
तो यहाँ पे ना बच्चों फॉरेस्ट एरिया बहुत है, बहुत घने जंगल है। तो बच्चों वहां पे जो एम्फीबियन स्पीशीज है ना वो ज्यादा पाई जाती हैं, एम्फीबियन समझते हो, फ्रॉग वगैरह की, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो स्पीशी डाइवर्सिटी का एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट्स। तो चलिए थर्ड बच्चों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? द डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम का भाई वन शॉट जिसने देखना नीचे देख लेना भाई, दे रखा है लिंक में, सारे चैप्टर के डाल रखे हैं इसमें वन शॉट, एक भी मत छोड़ो, पक्का कराएंगे, यही पार लगाएंगे आपकी 12th की नैया। तो बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इकोसिस्टम लेवल पे, जैसे हमारा देश है ना जो भाई वो बहुत रिच है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। भाई तुम्हें डेजर्ट देखने का मन है, इंडिया के राजस्थान चले जाओ। बर्फ देखने का मन है भाई, कश्मीर चले जाओ, मनाली चले जाओ। समुंदर देखने का मन है भाई, मुंबई चले जाओ, गोवा चले जाओ, यहाँ पे चेन्नई चले जाओ, समुंदर दिख जाएगा। भाई अलग अलग तरह के ग्रास लैंड देखने हैं, यहाँ मिल जाएंगे। आपको कौन सा इकोसिस्टम नहीं है जो हमारे देश में ना हो? बच्चों इंडिया में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, बहुत वेराइटी है एज कंपेयर टू अदर स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे में बच्चों बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं है। तो हमारे देश में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू कंट्री नॉर्वे। नाउ अगला टॉपिक है बच्चों, हाउ मेनी स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। भाई हमने पढ़ा बहुत सारी स्पीशीज हैं अर्थ पे, इतनी स्पीशीज है ना भाई, किसी की अभी तक ह्यूमंस की औकात नहीं हुई भाई कि सभी स्पीशीज को डिस्कवर कर पाए। भाई गॉड को मैच करना ना, मतलब भगवान ने पता ही नहीं यार क्या क्या क्रिएट कर रखा है भाई, क्या क्या क्रिएचर है भगवान जी के। तो भाई कितनी स्पीशीज अर्थ पे हैं। तो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, बच्चों इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। IUCN बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों इसकी फुल फॉर्म याद रखना। IUCN की फुल फॉर्म बताइए मैंने। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अकॉर्डिंग बच्चों अब तक अर्थ पे 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है रॉबर्ट मे, मई में पैदा हुए होंगे शायद तभी नाम रख दिया मे। रॉबर्ट मे का एस्टिमेट ये है कि बच्चों लगभग जो स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है, उनका मानना है, अनुमान है कि 7 मिलियन स्पीशीज हैं। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड हुई हैं दे आर अराउंड 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, स्लाइट मोर देन 1.5 मिलियन। और जितनी भी बच्चों अभी तक स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, रट्टा है लेकिन मैं आपको बड़ा इजी वे में नोट्स बना रखे हैं, ठीक है भाई, तो इसको अच्छे से कर लेना। बच्चों 7 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो अभी डाटा एस्टिमेट है, डिस्कवर नहीं हुई। डिस्कवर तो अराउंड जस्ट 1.5 मिलियन हुई है। तो अगर जो रिकॉर्डेड हुई है स्पीशीज उनमें से भी बच्चों 70% एनिमल की स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, 22% प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं और बाकी 8% प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा लाइक अमीबा वगैरह की स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। बच्चों अगर हमारे देश की बात करें, हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भाई इंडिया की तो बात ही कुछ अलग है। आज तुम्हें बायोडाइवर्सिटी से भी ये बात पता लगेगी। बच्चों डू यू नो हमारे इंडिया के पास वर्ल्ड की जस्ट 2.4% लैंड सरफेस है। भाई ये जो लैंड है ना, लैंड एरिया इंडिया के पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% भी नहीं है, 2.4% है। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी काउंट है ना वो 8.1% है भाई, जो इंडिया को वन ऑफ द टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में गिनती कराता है भाई। 2.4% लैंड, 8.1% बायोडाइवर्सिटी काउंट, टॉप 12 में मित्रां दा ना चल रहा है मेरा प्यारा भारत देश महान। बोलो जय भारत माता की जय। यूं ही नहीं है भाई। और इंडिया में अगर बात करें ना प्लांट और एनिमल की स्पीशीज, लगभग 45,000 स्पीशीज प्लांट की और 90,000 डबल कर दो एनिमल की स्पीशीज है। और रॉबर्ट मे का तो ये कहना है अभी भी प्लांट की 1 लाख स्पीशीज और 3 लाख स्पीशीज एनिमल की येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी फाइंड आउट करनी बाकी है। लेकिन करंटली वी आर हैविंग 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल। इसको याद करो भी अच्छे से, डाटा को देख लो आपके सामने, इसको 1-2 मिनट दो ताकि अच्छे से अपने को याद हो सके सारा कुछ।
डन। तो नाउ बच्चों ये जो फ्लो चार्ट है, अभी तक मैंने क्या कहा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसको नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बताने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों ये फ्लो चार्ट से नीट में और सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से सुन लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी आंखों के आगे है ना, ये क्या बना रखा है बच्चों, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, एनिमल्स, उनके कौन कौन किसमें सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, लाइक फिश, मैमल्स, बर्ड्स, इनमें ज्यादा स्पीशीज किसकी है, और प्लांट्स की। तो ये दिखाया गया बच्चों इन फ्लो चार्ट में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसमें है। तो अगर बच्चों इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो बच्चों इसमें एक तरफ है भाई जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं भाई, 70% लगभग इनवर्टिब्रेट्स में अकेले इंसेक्ट ऑक्यूपाई करते हैं। फिर आ जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, यस मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं बच्चों इनवर्टिब्रेट्स की, तो बच्चों इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज है इंसेक्ट की, सबसे ज्यादा क्या एक तरफा ही है, 70-75% इसमें है। फिर सेकंड नंबर आता है बच्चों मोलस्का का, मोलस्का के बाद आते हैं बच्चों क्रस्टेशियंस, जो प्रोन वगैरह है आपके क्रस्टेशियन, और फिर बाकी सब अदर्स आ जाते हैं, बाकी जो एनिमल ग्रुप हैं पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, वो आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों इंसेक्ट स्पीशीज शो करते हैं, फिर मोलस्का लेके बैठे हैं, फिर क्रस्टेशियन, और फिर बाकी सबका नंबर आता है। जो सबसे ज्यादा चांस है बच्चों चार्ट आने के, वो है वर्टिब्रेट्स के। क्योंकि बच्चों ये तो पता है, इंसेक्ट वाला तो सबको पता है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था, +1 में पढ़ लिया था, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, फंसते हैं वर्टिब्रेट्स में, और इसमें फंस जाते हैं भाई। बताओ फिश में सबसे ज्यादा है, मैमल्स में सबसे ज्यादा है, तो भाई ये नहीं याद होता। जैसे डायग्राम में तो दिख रहा है, सबसे बड़ा कॉलम किसका है बच्चों, फिश का, सेकंड कॉलम किसका है, बर्ड्स का, थर्ड कॉलम किसका है, रेप्टाइल्स का, और फिर मैमल्स हैं, और फिर बच्चों एम्फीबियंस हैं, और फिर मैमल्स हैं। तो ये नहीं याद होता भाई, वर्टिब्रेट्स में फंसते ही फंसते हैं। तो आप नहीं फंसोगे बच्चों, आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों, ट्रिक है एफ बी पे राम, वरना आप फंसोगे फंसोगे बच्चों। क्या याद रखना है, एफ बी पे राम। एफ बी पे राम से क्या बनेगा भाई, एफ से फिशिस, तो फिश में सबसे ज्यादा, फिर है बच्चों बर्ड्स, बी से बर्ड्स, फिर बर्ड्स के बाद नंबर आएगा बच्चों रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स के बाद नंबर आएगा बच्चों ए से एम्फीबियन, और सबसे कम जो वर्टिब्रेट्स में वैरायटी है वो है बच्चों मैमल्स के अंदर। तो ट्रिक से ही आपको याद होगा, एफ बी पे राम, फिश सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कॉलम किसका हो गया, फिश का, ठीक है। उसके बाद यह सबसे बड़ा कॉलम किसका हो गया, फिश का, फिश के बाद बच्चों बर्ड्स का, सेकंड बड़ा कॉलम देखो बर्ड्स जाएगा, थर्ड कॉलम बच्चों रेप्टाइल्स, थर्ड बड़ा कॉलम किसमें जाएगा, रेप्टाइल्स, फिर का एम्फीबियन, ये बच्चों एम्फीबियन का हो गया, एंड फाइनली सबसे छोटा कॉलम किसका आएगा, मैमल्स का। तो आपको क्या याद रखना है, एफ बी पे राम, बेसिकली इससे आपको इजिली याद हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं बच्चों प्लांट्स की। अगर बच्चों प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो बच्चों प्लांट्स में तो याद रखना भाई, जो फंजाई है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा, अगर कहीं पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी है ओवरऑल भी बच्चों, तो मैक्सिमम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो किंगडम फंजाई में देखी जाती है। आप देख भी सकते हैं, फंजाई सबसे बड़ा कॉलम लेके बैठा है भाई यहाँ पे, सेकंड पे एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी का नंबर आता है, और फिर लाइकन्स, मोसिस, फर्न्स, ये सब आ जाते हैं। तो बच्चों ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। मेन दिक्कत आती है वर्टिब्रेट्स में, मैंने उसकी आपको ट्रिक बता दी। कैसे याद करोगे भाई, एफ बी पे राम, नहीं भूलोगे आई थिंक। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बढ़िया टॉपिक है, ये आपको काफी जियोग्राफी भी सिखा के जाएगा ये टॉपिक। बच्चों पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं, देखिए इसको मैं आपको ये समझाता हूं। देखो ये है इक्वेटर लाइन भाई, ये भूमध्य रेखा है, वर्ल्ड के बीच में होती जा रही है, जो इक्वेटर लाइन है भाई। तो ऐसा देखा गया बच्चों, आपको पता होगा इक्वेटर लाइन के दोनों और कौन से रीजन है बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन, नीचे भी ऊपर भी ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के बिल्कुल पास है। फिर आ जाते हैं बच्चों आपके टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल से नीचे और ऊपर टेम्परेट रीजन, और फिर आ जाते हैं बच्चों अपोजिट पोल्स। दो पोल्स हैं बच्चों, साउथ और नॉर्थ, दोनों पोल्स आ गए। तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि जो इक्वेटर लाइन है
यहाँ पे बच्चों जो बायोडाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम है। बच्चों बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर लाइन। बच्चों इक्वेटर लाइन के आसपास बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है और बायोडाइवर्सिटी इज मिनिमम एज इन अपोजिट पोल्स। बच्चों बायोडाइवर्सिटी मिनिमम कहाँ है? अपोजिट पोल्स। बेसिकली जब आप इक्वेटर लाइन से अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाती है? डिक्रीजेस। ऐसा देखा गया है बच्चों। बेसिकली मैं ये आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है दे हैव मोर डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। बच्चों जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे डाइवर्सिटी, वहां पे स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट और डिफरेंट पोल्स। ऐसा क्यों है? वाई इक्वेटर लाइन हैव मोर स्पीशीज एज कंपेयर टू अदर अपोजिट पोल्स? तो इसमें दो बातें पढ़नी है। पहले तो प्रूव करेंगे, प्रूव करते हैं भाई ऐसा सच में है। 3 एग्जांपल लेंगे बच्चों जो ये प्रूव करते हैं कि यस जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो यही मैक्सिमम है इक्वेटर के पास, दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो देखिए पहले 3 एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल है, देखिए सबसे पहले बच्चों जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बच्चों सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पता है कहां पाई जाती है वर्ल्ड में? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यही है। और ये कहां पे है? इक्वेटर लाइन के बिल्कुल पास है। तो वही सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। और वो कहां पे प्रेजेंट है? इक्वेटर लाइन के पास। तो इससे ये पता लगता है भाई इक्वेटर लाइन के पास ही बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। बच्चों अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की तो बात ही अलग है। यूट्यूब के पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी अमेजोन के घने जंगल। डिस्कवरी वाले तो चला के रखते हैं अमेजोन पे, साइंटिस्ट जाए रहते हैं वहां पे, बहुत घने जंगल होते हैं भाई। और ये यूं ही नहीं, इनको बच्चों हम पता है क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। बच्चों ये लंग्स है प्लेनेट के, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। आपको पता है 20% ऑक्सीजन वर्ल्ड की बच्चों अकेला ये प्रोड्यूस करता है। भाई इसकी अलग ही बात है। इस अकेले जंगल में बच्चों 40,000 डिफरेंट स्पीशीज है प्लांट की, 3000 स्पीशीज फिश की, 1300 बर्ड्स की, 427 स्पीशीज मैमल्स की, 427 स्पीशीज एम्फीबियंस की, और लगभग 378 स्पीशीज रेप्टाइल की, और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज पाई जाती है बच्चों अकेले अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। इंडिया से ज्यादा, पूरा इंडिया है ना जितना, उससे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अकेला जंगल लेके बैठा है। इंडिया में ना 1200 तरह के बर्ड्स हैं और इसमें देख लो 1300 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। अकेला यार 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है बायोस्फीयर की। तो भाई यूं ही नहीं, इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। कहां पे है भाई? साउथ अमेरिका में है। तो बच्चों ये प्रूव करता है कि इक्वेटर लाइन के पास बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। दूसरा ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है बच्चों, इसमें हमने क्या किया, एक जगह है कोलंबिया जो कि इक्वेटर लाइन के बिल्कुल पास है। तो कोलंबिया में बच्चों जो बर्ड स्पीशीज है वो है 1400। क्यों? वो इक्वेटर के पास है। इंडिया बच्चों इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, उसमें 1200 स्पीशीज होगी। न्यूयॉर्क जो कि बच्चों थोड़ा दूर है इक्वेटर से, वहां पे सिर्फ 105 बर्ड स्पीशीज रहेगी। ग्रीनलैंड बच्चों जो कि अपोजिट पोल में है, उसमें 56 बर्ड स्पीशीज रह गई। तो बच्चों जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से अपोजिट पोल, ये जो जगह है ना ये इक्वेटर के बिल्कुल पास, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर, ये बहुत दूर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं क्या होती जा रही है? बर्ड स्पीशीज में भी देखो नंबर काफी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी प्रूव करता है बच्चों की बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ है? इक्वेटर के पास, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में है। थर्ड एग्जांपल बच्चों, पहला एग्जांपल इसका देख लिया भाई, दूसरा एग्जांपल बर्ड स्पीशीज का देख लिया, और अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं भाई। तीसरा एग्जांपल में हमने देखा बच्चों एक जगह है इक्वाडोर। कौन सा जगह है? इक्वाडोर, जो कि बच्चों इक्वेटर लाइन के पास है, इक्वेटर पे है तभी इसका नाम है इक्वाडोर। और एक जगह है बच्चों मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ये है बच्चों टेम्परेट रीजन में। बेसिकली ये इक्वेटर लाइन के पास है जगह और ये इक्वेटर लाइन से दूर है। तो बच्चों इक्वाडोर में 10 गुना ज्यादा स्पीशीज हैं वेस्कुलर प्लांट की देन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। सेम एरिया अगर ले आप, कहां कहां का? इक्वाडोर का और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का।
तो इक्वाडोर में 10 टाइम मोर स्पीशीज है बच्चों एज कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है इक्वाडोर और वो टेम्परेट में। तो बच्चों ये क्लियरली प्रूव करता है कि इक्वेटर लाइन के पास बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है और अपोजिट पोल्स की तरफ कम है। अब बच्चों बात आती है ऐसा क्यों है, वाई। मतलब अब बात ये तो देख ली कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी अभी टेम्परेट, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 2 मार्क्स में कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। तो बच्चों 3 कारण है मेन। पहला कारण है बच्चों लेस डिस्टर्ब। बच्चों ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ये घने जंगल थे और ये ना काफी सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहे, इनके अंदर किसी ने कॉलोनाइजेशन नहीं किया, तो एवोल्यूशनरी लेस डिस्टर्ब्ड रहे कौन, ट्रॉपिकल रीजन। इस वजह से भी बच्चों दे आर मोर डाइवर्स, समझ गए कारण। सेकंड बच्चों लेस सीजनल वेरिएशन। बच्चों जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। बच्चों पूरा साल 20-22 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां पे, थ्रू आउट द ईयर वेदर सेम रहता है, चेंजेस नहीं आते, क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन नहीं होती, जिसकी वजह से स्पीशीज अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाती हैं। हमारा क्या है, अब हरियाणा है, हरियाणा भी बच्चों टेम्परेट रीजन में आता है, यहाँ पे हर महीने में वेदर चेंज हो जाता है भाई। आज कितना टेम्परेचर है, सपोज करो 20 डिग्री है, अगले महीने 10 रह जाएगा, उससे अगले महीने फिर 25 हो जाएगा, फिर 35, पूरा साल सीजनल वेरिएशन चलती रहती है। हम ही नहीं अच्छे से शॉपिंग कर पाते, विंटर के लें, समर के लें, सेमी समर लें, सेमी विंटर लें, लेकिन बच्चों जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे बच्चों वेदर फ्लक्चुएशन कम है, तो स्पीशीज भी हमारी तरह बाकी स्पीशीज भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाती हैं। तीसरी बात बच्चों मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। बच्चों वहां पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात, तो पूरा दिन सूरज निकलता है। यहाँ पे तो भाई 20-20 दिन सूरज नहीं दिखता टेम्परेट रीजन में, तो भाई ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होती है, जिससे प्लांट स्पीशीज बेटर डाइवर्सिफाई कर पाती हैं, और प्लांट ज्यादा डाइवर्सिफाई किए तो एनिमल्स तो अपने आप करेंगे ही। तो ये था बच्चों आपका लैटिट्यूडिनल इंग्रेडिएंट कि क्या इक्वेटर और कैसे मतलब रिलेशन है, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो स्पीशीज कम होती जाती हैं, क्यों होती है ये रीजन भी पता लग गया। इसी में बच्चों दूसरा टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बच्चों ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बच्चों अमेरिकन जंगल्स में वर्क किया था। बच्चों अमेरिकन जंगल्स में जब घूमे तो इन्होंने क्या देखा, बड़ी बेसिक सी बात करी इन्होंने, बोला जितना आप एरिया बढ़ाते रहेंगे उतना ही स्पीशीज का नंबर भी बढ़ता ही रहेगा, जो कि बड़ी कॉमन बात है यार। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे स्पीशीज का नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं कुरुक्षेत्र में देखूं कितनी स्पीशीज है, सपोज करो 1000 तरह के एनिमल मिल गए, अब मैं अगर पूरा हरियाणा दूंगा, एरिया बढ़ा लिया, तो ज्यादा प्लांट्स ज्यादा एनिमल्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो सीधी सी बात बोली भाई, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। हालांकि एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों जब नई स्पीशीज मिलनी बंद हो जाएंगी, तो यही बोला वॉन हम्बोल्ट ने कि एज द एरिया इंक्रीजेस स्पीशीज नंबर इंक्रीजेस बट अप टू अ लिमिट। तो बच्चों लीनियर रिलेशन है एरिया और स्पीशीज रिचनेस में। उसने एक इक्वेशन भी दी बच्चों, log s is equal to log c plus z log a, where s is species richness, a is area, z is slope of line, c is y intercept, एंड ये आपको जो ग्राफ दिखाई दिया वो मिला है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम एरिया और स्पीशीज रिचनेस में ग्राफ बनाते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ अब बात करते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे अब, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इसमें बच्चों 2 हाइपोथेसिस हैं, डेविड तिलमन हाइपोथेसिस और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। पहले मैं डेविड तिलमन की बात बताता हूं, फिर हम करेंगे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। देखिए तिलमन साहब आए, डेविड तिलमन। भाई टॉपिक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। कहने का मतलब क्यों बचाएं स्पीशीज को, हम सबको पता है बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, स्पीशीज का नंबर तेजी से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन क्यों बचाएं भाई, होने दो, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, होने दो ना कम। लेकिन तिलमन साहब आए, डेविड तिलमन, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, जो इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम बच्चों विद मोर डाइवर्सिटी,
जिस इकोसिस्टम में बच्चों ज्यादा डाइवर्सिटी है वो ना ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इकोसिस्टम जो ज्यादा डाइवर्स है वो ज्यादा स्टेबल होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एंड इट ऑल्सो शो लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, यानी हर साल प्रोडक्शन कभी कम कभी ज्यादा। तो बच्चों सीधी सी बात है, टिलमन साहब ने कहा द इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है दे आर मोर स्टेबल and they show less seasonal variation in production of biomass year to year. अब बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि दिया था बच्चों पॉल एलरिच ने। किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से समझना बच्चों। इसमें पहले मैं शुभम अग्रवाल, डॉक्टर शुभम अग्रवाल हाइपोथेसिस देता हूं तुम्हें रिवेट पॉपर समझाने के लिए। बच्चों इसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मैं एग्जांपल लेता हूं अपना। जैसे बच्चों इसने कहा कि जो इकोसिस्टम है ना इट्स लाइक अ ट्रेन। भाई ट्रेन है एक। अब ट्रेन पे जितने भी पैसेंजर बैठे हैं ना बच्चों वो क्या कर रहे हैं, हर बंदा जैसे पहले डिब्बे में मैं बैठा हूं, मेरे माइंड में आया कि ये डिब्बा ना मैं अपने घर ले जाता हूं, तो मैं अपने घर ले आया उस डिब्बे को। दूसरे डिब्बे में सपोज करो कोई और बैठा है, वो भी अपने घर ले गया डिब्बे को। ऐसे ही बच्चों अगर सारी ही ऐसे करने लगे, शुरू में तो फर्क नहीं पड़ा एक आधे डिब्बे से, लेकिन अगर हर डब्बा अपने साथ पैसेंजर ले जाएंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। और अगर कोई इंजन ही अपने घर लेके चला गया तो ट्रेन वेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों पॉल एलरिच ने कहा कि ये जो इकोसिस्टम है इट्स लाइक अ एरोप्लेन, इट्स लाइक अ एरोप्लेन। और एरोप्लेन पे बच्चों सारे पार्ट्स किलों से ठोके होते हैं ना, किलों से जुड़े होते हैं, कील होती है रिवेट। तो बच्चों अगर कोई हर पैसेंजर एक एक कील अपने घर लेके चला जाए, पॉपिंग करके घर लेता जाए, तो बच्चों एरोप्लेन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। और अगर कोई रिवेट विंग पे जो लगी हुई है, विंग वाली किले ही निकाल ली तो विंग उसके उतर गई, एरोप्लेन उड़ पाएगा नहीं। तो उसने कहा ऐसे ही इकोसिस्टम भी एरोप्लेन जैसा ही है। और रिवेट लाइक स्पीशीज, अगर एक एक स्पीशीज ऐसे ही इकोसिस्टम से गायब होती गई, एक्सटिंक्ट होती गई, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर मेन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है बच्चों? जिसपे पूरी की पूरी होल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट, वो स्पीशीज बच्चों जिसके ऊपर पूरी की पूरी फंक्शनिंग इकोसिस्टम की डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं बच्चों कीस्टोन स्पीशीज। अगर वो एक्सटिंक्ट होगी तो भी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बच्चों कितने बढ़िया तरीके से पॉल एलरिच ने बताया कि भाई एरोप्लेन से अगर रिवेट निकालेंगे या रिवेट ऑन विंग निकालेंगे तो एरोप्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर इकोसिस्टम से हम रिवेट्स निकालते गए तो इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ बच्चों और ऐसा हो भी रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं बड़े सीरियस टॉपिक की, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों अभी अभी 2000 से ज्यादा स्पीशीज बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हुई हैं ट्रॉपिकल आइलैंड में, क्योंकि वहां पे कोलोनाइजेशन हो गई है, ह्यूमंस बींग्स वहां पे रहने लगे। ठीक है। और लास्ट 500 ईयर में भाई बहुत खतरनाक बात है, 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं भाई। लास्ट 500 सालों में बच्चों 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। और इतना ही नहीं बच्चों, लास्ट 20 ईयर्स में, पिछले 20 सालों में बच्चों 27 स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट। बच्चों 27 स्पीशीज खत्म होगी भाई पिछले 20 सालों में। और बच्चों कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, पेपर में आ जाएगा भाई कौन सी स्पीशीज कहाँ एक्सटिंक्ट हुई है। ये 4 दे रखे हैं एमसीक्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। बहुत ज्यादा नीट में और सीबीएसई में बहुत ज्यादा चांसेस के आने के। तो बच्चों डोडो मॉरिशस, बच्चों डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गई है। क्वेगा अफ्रीका से, थाइलासिन बच्चों ऑस्ट्रेलिया से, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। और स्टीलर सी काओ रशिया से बच्चों रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गई है। और इनके नेम याद नहीं होते कि सर इसको याद कैसे करें, तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है भाई, ट्रिक समझो। देखो डोडो मॉरिशस, बोलो डोडो मॉरिशस, ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर, ऑस्ट्रेलिया से थाइलासिन, ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर रशियन काओ के साथ, रशियन काओ के साथ अफ्रीका क्यों गया? क्या ट्रिक याद रखोगे? देखो डोडो मॉरिशस,
ऑस्ट्रेलियन थैला लेकर रशियन काऊ के साथ अफ्रीका क्यों गया मतलब क्वेगा अफ्रीका। तो बच्चों इस तरीके से इस ट्रिक से आप ये याद रख लेना कि कौन सी स्पीशीज कहाँ एक्सटिंक्ट हुई। और करंटली बच्चों टाइगर की भी 3 सब स्पीशीज बाली, जवान, कैस्पियन एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अभी भी बच्चों 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, खतरे में है बच्चों, जो कि उस कगार पे खड़ी हैं कि ये स्पीशीज भी आने वाले टाइम में जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। तो बच्चों देखो, पता है अब तक ना 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए अभी अब तक धरती पे, और 5 बार धरती पे बहुत खतरनाक वाली तबाही हुई है। और अब हम बड़ी तेजी से बच्चों 6th की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से हम 6th की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे वो ट्रॉफी की तरफ बढ़ते हैं ना आजकल प्लेयर लेने के लिए, ऐसे ही बच्चों हम 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं। बच्चों ये तो थी कि बहुत तेजी से लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, अब क्यों हो रहा है, कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो बच्चों 4 बहुत बड़े कारण हैं, 4 मेन मेजर कोज हैं जिसकी वजह से बच्चों हजारों की तादाद में स्पीशीज खत्म होती जा रही है। आजकल चिड़िया देखने को नहीं मिलती खेतों से। तो भाई 4 कारण है बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के। तो बच्चों जिसको हम एविल क्वार्टेट कहते हैं बच्चों, द मेन 4 मेजर जो कोजेज हैं उनको हम बच्चों एविल, बुरी शक्तियां हैं वो, क्वार्टर क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4। तो 4 मेन रीजन है बच्चों। कौन कौन से 4 मेन रीजन है? पहला है बच्चों हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पीशीज एंड को एक्सटिंक्शन। ये 4 मेन कारण की वजह से बच्चों हमारी बायोडाइवर्सिटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो बच्चों पहला है और सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूं सबसे बिगेस्ट जो कोज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो यही है बच्चों, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों आपको पता है पहले ना जो लैंड है वो घने जंगलों से, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो बच्चों 14% कवर्ड थी। पहले धरती पे बच्चों 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, जो कि अब लेस देन 6% रह गए हैं। तो भाई जगह ही नहीं बची, जंगल ही कट गए यार। फॉरेस्ट 14% से 6% पे आ गए, आधे भी नहीं रहे। अब बच्चों फॉरेस्ट नहीं रहे तो उस पे रहने वाले बर्ड्स, एनिमल्स वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो गए। तो बच्चों ये सबसे बड़ा कारण है भाई, जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो फॉरेस्ट को बड़े पार्ट पे कट किया गया है, वो बहुत बड़ा कारण है बच्चों। सेकंड हम लोग ओवर एक्सप्लोटेशन, बच्चों जो जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन रेट है बच्चों, वो बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे बच्चों फूड और रिसोर्सेज तो चाहिएंगे। अब वो रिसोर्सेज, कॉलोनी भी चाहिए रहने को, तो बच्चों जंगलों को काट काट के नई नई कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। बच्चों अभी खबर आई थी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काटा गया है सोयाबीन की खेती के लिए और कॉलोनियां काटने के लिए। तो बच्चों वहां पे रहने वाली स्पीशीज खत्म हो रही है सिर्फ हमारी ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से। और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली बच्चों स्टीलर सी काओ और पैसेंजर पीजन, ये 2 स्पीशीज बच्चों एक्सटिंक्ट हुई है। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? ओवर एक्सप्लोटेशन। ये आ जाएगा भी नीट में, सीबीएसई के पेपर में या बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, स्टीलर सी काओ और पैसेंजर पीजन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने का क्या कारण है? ये चारों कारण ऑप्शन में दे देंगे। तो इसका मेन कारण है बच्चों ओवर एक्सप्लोटेशन। थर्ड बच्चों एलियन स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एलियन स्पीशीज से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है बच्चों। एलियन स्पीशीज का मतलब बाहर की स्पीशीज। बच्चों किसी एरिया पे बाहर की स्पीशीज जब आ जाए और वो रूल करने लग जाए तो वो लोकल स्पीशीज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारी लोकल स्पीशीज खत्म हो जाती है बाहर की स्पीशीज आने से। जैसे बच्चों बहुत सारे एग्जांपल है ना, कोई बाहर का बंदा आया, जैसे अंग्रेज आए थे हमारे देश में भाई, उन्होंने रूल किया यहाँ पे, और हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, उनको बच्चों सारी पावर छीन ली थी। ऐसे ही बच्चों एलियन स्पीशीज है, एग्जांपल से आपको समझ आएगा बच्चों। फॉर एग्जांपल बहुत तगड़े तगड़े वीड है, एक्सोटिक वीड, चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया था बच्चों पार्थेनियम के बारे में। कांग्रेस ग्रास कहते हैं जिसको हम, कैरेट ग्रास कहते हैं,
लैंटाना और वाटर हायासिंथ भाई जिसका साइंटिफिक नेम होता है इकोर्निया। बच्चों ये तीनों ही एक्सोटिक वीड है जिन्होंने बच्चों इतना फैल गए हैं कि और किसी हमारी लोकल स्पीशीज को ग्रो ही नहीं करने देते। ये तीनों वीड यहाँ के नहीं है, बाहर के, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है हमारे यहाँ एरिया पे। अनदर एग्जांपल बच्चों, अभी अभी लोकल हमारी जो रिवर्स हैं गंगा यमुना वगैरह, उसमें नया कलेश आ गया है। कलेश का नाम है बच्चों क्लेरियस। जैसा नाम है वैसे ही काम है बच्चों। अफ्रीका की एक कैट फिश जिसका नाम है क्लेरियस बच्चों, वो हमारी लोकल कैट फिश स्पीसीज के लिए बड़ा खतरा बन गई है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और इसने हमारी स्पीशीज को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाया है। थर्ड एग्जांपल बच्चों, नाइल पर्च एक लेक है, वहां पे बच्चों क्या हुआ, सॉरी, नाइल पर्च बच्चों लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस की गई। एक लेक है बच्चों, लेक का नाम है विक्टोरिया, तो वहां पे बच्चों नाइल पर्च फिश को इंट्रोड्यूस किया गया, बाहर से लाया गया भाई, किसको, नाइल पर्च को। और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ बच्चों, 200 स्पीशीज किक्लिड फिश की बच्चों एक्सटिंक्ट हो गई। देख लो बच्चों, एक बड़ी बाहर से फिश लाई गई नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में, और उसकी वजह से बच्चों वहां पे लोकल जो प्यारी सी फिश थी किक्लिड फिश, 200 से ज्यादा स्पीशीज वहां से पता नहीं लगा कहां गई। तो बच्चों बाहर की स्पीशीज के आने से लोकल स्पीशीज का भी बहुत नुकसान होता है। फोर्थ रीजन बच्चों, को एक्सटिंक्शन। वो होता है ना, हम कहते हैं कि अगर तू नहीं रहा ना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी या मैं भी नहीं रह पाऊंगा, असी तेरे बिना नहीं जीना, ठीक है। को एक्सटिंक्शन भी यही है भाई, अगर तू खत्म हुआ ना तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। बच्चों जब वन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है ना तो उस पर जो डिपेंडेंट स्पीशीज हैं, जो उस स्पीशीज पे डिपेंडेंट थी, वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बच्चों जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये मेन जो ये 4 कॉजेज हैं आपकी आंखों के सामने हैं। इसमें जो मेन कंटेंट है, एक तो वो एलियन स्पीशीज वाला कंटेंट, गलती से मत भूल जाना भाई, वो बड़ा तगड़ा कंटेंट है। और एक भाई आपका ये जो स्टीलर सी का और पैसेंजर पिजन का खत्म होने का मेन कारण। बच्चों अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक के चैप्टर के, और ये लास्ट टॉपिक नहीं है बच्चों, इस चैप्टर का ये टॉपिक बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का बच्चों एक क्वेश्चन आपका नीट में और एक क्वेश्चन बच्चों बोर्ड्स में हर साल आता ही आता है बच्चों। कौन से टॉपिक से, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। अब तक हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, क्यों हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बचाएं कैसे, मुद्दे पे आए, जो हो रहा है उसको रोका कैसे जाए, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी ह्यूमन को, सपोज करो ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, ह्यूमन कोई खतरे में है तो आप उसको कैसे बचाओगे, 2 तरीके हैं। एक तो उसको अंडरग्राउंड कर दो, उसको ऐसी जगह पे भेज दो जहां पे टोटली सेफ इन्वायरमेंट हो, अंडरग्राउंड कर दो। हालांकि उसका नेचुरल नहीं रहेगा वो, लेकिन सेफ रहेगा। एक बच्चों उसकी नेचुरल जहां भी वो जा रहा है उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन लगा दे, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड छोड़ दे। इस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करने का यही 2 तरीके हैं। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। बच्चों इन सीटू और एक्स सीटू में क्या मेन फर्क है। इन सीटू में बच्चों क्या करते हैं, हम कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्पीशीज को इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बच्चों इसमें तो क्या है, हम स्पीशीज को नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, लेकिन इसमें बच्चों हम स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, बचाते इसमें भी है, सेफ इसमें भी रखते हैं, लेकिन इसमें बच्चों हम आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड हैबिटेट में स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं आपके नेशनल पार्क्स। 90 नेशनल पार्क्स है भाई इंडिया में, नंबर मत भूल जाना, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहा हूं क्या आएगा, या तो नंबर से आ जाएगा। बच्चों इंडिया में नेशनल पार्क है जो कि इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बच्चों 448, बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों 14, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं बच्चों, सैक्रेड ग्रोव्स हैं। इन दोनों की हमने डिटेलिंग करनी है, इन दोनों को हमने अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। यस पहले इन सिटू के सबके नाम याद करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस नेशनल पार्क्स, ये सब बच्चों जो इन सिटू में आपको अंडरलाइन किया है मैंने, ये सब बच्चों बड़े बड़े फॉरेस्ट ही हैं जिनको बाहर से हमने प्रोटेक्ट कर दिया है, अंदर कोई नहीं जा सकता।
ये सारे नेचुरल है। नेशनल पार्क कितने हैं भाई? 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। रिजर्व कितने हैं? 14। बाकी इन दोनों की अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये वाले जो हैं बच्चों, लाइक जू वगैरह, ये आते हैं XC2 में। बच्चों XC2 में क्या आते हैं? बोटेनिकल गार्डन, जू, जोलॉजिकल पार्क, सफारी, जंगल सफारी पार्क, पूरा लिख देता हूं। क्रायो प्रिजर्वेशन, बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन में आपका पोलन बैंक्स, सीड बैंक्स, है ना, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। बच्चों ये ह्यूमन मेड है, इसलिए इनको रखा है XC2 में। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो बच्चों, ये तो नंबर से क्वेश्चन आ सकता है कि किसका कितना नंबर है, या ये आता है बहुत बार कि इनमें से कौन सा इन सीटू नहीं है। ये 3 देके एक वो डाल देंगे, या ये दे देंगे XC2 कौन सा नहीं है, ये 3 देके एक ये डाल देंगे। तो बच्चों इन सीटू और XC2 सारे के सारे आपकी आंखों के सामने है। लो मैं पीछे से हट जाता हूं, इनको याद कर लो भाई, 100% आने ही आने हैं यहाँ से क्वेश्चन, पक्का आएगा भाई। इन XC2 में गलती से भी मत छोड़ देना। अब बच्चों जो दो मेन है, मैंने आपको क्या बताया, इनके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में। तो बच्चों अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की, भाई कमाल की बात बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में बच्चों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पता है कितने हैं? 34। बच्चों वर्ल्ड में जो नंबर है ना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का, 34 है। पहले 25 ही था, नाउ इट इज 34। और इंडिया में बच्चों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है 3। कौन कितने हैं? 3। बच्चों 3 कौन कौन से हैं? पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका रीजन, इंडो बर्मा रीजन, हिमालय। बच्चों पहले तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताओ। तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका सबसे बड़ा, हिमालय, इंडो बर्मा, ये 3 हॉटस्पॉट। बच्चों वैसे तो देखो ना, वर्ल्ड में 200-250 कंट्री है, और टोटल हॉटस्पॉट सिर्फ कितने हैं? 34। इसका मतलब हॉटस्पॉट तो कोई बड़ी चीज ही होता होगा भाई, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही 34 है। और हमारा इंडिया देखो कितना लकी है, 34 में से 3 इंडिया में है भाई। इंडिया कितना कल्चरल डाइवर्स है ये देखो आप, और 34 ही है वर्ल्ड में। तो भाई ऐसा क्या है, जैसे नेशनल पार्क इंडिया में 90 है, बुक में 90 है, अब तो 100 क्रॉस कर दिया है, लेकिन हॉटस्पॉट सिर्फ 34 है वर्ल्ड में। ऐसा क्या है भाई? हॉटस्पॉट किसे कहेंगे? ये नहीं कि आप में से अगर कोई सोचे मेरे 50 किले हैं, मैं उसमें सारे हाथी, घोड़े, मगरमच्छ सब पाल लूं, तो लो जी 35वां हॉटस्पॉट मेरा हो जाएगा। नहीं बच्चों, हॉटस्पॉट हम उसे कहेंगे, उसके लिए हमने बच्चों 3 कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन है बच्चों हाई स्पीशीज रिचनेस। बच्चों वहां पे जो स्पीशीज रिचनेस है ना, बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा स्पीशीज नंबर होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, वहां पे एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए। एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ दैट पर्टिकुलर रीजन। बच्चों उन स्पीशीज का ना ओरिजन और वो वहीं की हो, यूनिकनेस हो, वो वहीं पे बच्चों ओरिजिन हुआ हो, वहीं पे पाई जाती हो, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो बच्चों एंडेमिज्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं से ले आए आप हॉटस्पॉट क्लेम कर दोगे, वहीं पे होनी चाहिए। और तीसरी बात बच्चों, डाइवर्सिटी लॉस। बच्चों अमीर वो नहीं होता कि लो जी एक फैक्ट्री में आग लगी गरीब हो गया। अमीर वो होता है बच्चों जिसको फर्क ही ना पड़े, 10-15 बिजनेस अगर लॉस में भी चले जाएं। तो बच्चों यही हॉटस्पॉट है जहां पे 20-30-50% हर साल लॉस भी हो जाए ना स्पीशीज का, तो भी वो बहुत ज्यादा डाइवर्स रिच रहे, उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या होता है पता लग गया? कितने हैं वर्ल्ड में? 34। इंडिया में 3 है, और ये वाले 3 आपकी आंखों के सामने हैं। नाउ बच्चों लास्ट टॉपिक है सैकर्ड ग्रूव्स। बच्चों सैकर्ड ग्रूव्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। सैकर्ड ग्रूव्स क्या होते हैं बच्चों? वो फॉरेस्ट बच्चों जिनको हमारे यहाँ पे लोकल कम्युनिटी ने जो प्रोटेक्ट कर रखे हैं ना, जिन फॉरेस्ट की बच्चों कुछ कल्चरल वैल्यू है, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, तो वहां की लोकल कम्युनिटी ने जो उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रोव्स। ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैक्रेड ग्रोव्स। मैनी कल्चर ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ आर गिवन टोटल प्रोटेक्शन। ट्रीज को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया हुआ है कुछ कल्चर ने, उनको बच्चों क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रोव्स। इसके बच्चों बहुत सारे एग्जांपल आपकी आंखों के सामने हैं। इसके बच्चों एग्जांपल है, देखिए पहला एग्जांपल है खासी एंड जयंता हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदर
एंड चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। यस बच्चों, ये चारों बड़े क्लासिकल एग्जांपल है। कौन कौन से? खासी जयंता हिल्स मेघालय की, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, आपका थर्ड वेस्ट सॉरी सरगुजा चंदा बस्तर एरिया हो गया मध्य प्रदेश के, अरावली हिल्स होगी राजस्थान की। ये बच्चों वो फॉरेस्ट है जिनको लोकल कम्युनिटीज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब बच्चों लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, बच्चों कुछ कन्वेंशंस हुई हैं। बच्चों कन्वेंशन मतलब कुछ मीटिंग्स हुई हैं सारे कंट्रीज की कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। तो उन कन्वेंशंस की बात करते हैं। दो कन्वेंशन का मेन जिक्र है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है बच्चों, अर्थ समिट कहाँ और कब हुआ, या फिर वर्ल्ड समिट कहाँ और कब हुआ। तो बच्चों अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, और वर्ल्ड समिट हुआ था बच्चों जोहानसबर्ग में साउथ अफ्रीका में 2002। एसए का मतलब साउथ अमेरिका मत समझ जाना, इट इज साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग, जहां पे क्रिकेट मैच भी होते हैं, 2002 में हुआ था। और बच्चों इसमें 190 कंट्रीज ने लगभग पार्टिसिपेट किया था। डन। तो बच्चों ये है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। भाई ऐसे ही सभी चैप्टर्स का एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैं कवर करा रहा हूं तुम्हें, और सारे चैप्टर्स के वन शॉट सुन लो, और भाई एग्जाम तक इस चैनल की सारी अपडेट को ध्यान से देखते रहो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का लेक्चर।